हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने एसिड बेस एंड साल्ट वाले लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा, चीज़ों को परखा और अब हम इस पड़ाव में आ चुके हैं कि अब हम एसिड एंड बेस को अच्छे से समझ के समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या हमको देखना है। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज देखी, उन थ्योरीज को देखने के बाद अब हमें ये पता चल चुका है कि हम कैसे किसी एसिड को पहचानेंगे, कैसे जान लेंगे कि ये बेस है या एसिड है। ये सब बातें हम लोगों ने बहुत पहले ही समझ ली हैं। अब उसी को हम रिकैप करते हुए अपने आप को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई थी कि एसिड कई सारे तरीके के होते हैं और अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दी थी इनके प्रति। जैसे सबसे पहले हमारे पास था कि ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं पदार्थ एसिड कहलाएगा जिसमें क्या पाया जाए, हाइड्रोजन आयन पाया जाए। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके एसिड हैं। जैसे यहाँ पे HF क्या है, तो HF आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे देखते जाइएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3CO3 कार्बोनिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड और उसी तरीके से HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड एंड HBO3 परबोरिक एसिड। तो ये सब उस बेसिस पे थे जहाँ पे हम लोग ये जानते थे कि जो भी पदार्थ हाइड्रोजन आयन देता है वो सब के सब एसिड कहलाते हैं। इस आधार पे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताया गया था, जो कि एंटोनी लेवेशियर साहब ने बताया था कि भैया अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, वो भी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। इस आधार पे देखिए हमारे पास तीन तभी भी थे, अभी भी हैं, NO2, SO2 और CO2। तो ये क्या है, नाइट्रस एसिड, फिर ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप ये तीनों और बाकी के भी आप लोगों ने पिछले क्लासेस के अंदर ही देखे थे। यहाँ पे कुछ कट मार दिया गया क्योंकि वो बेस आ गया था एसिड के अंदर। उसी तरीके से धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, देखिए अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा है, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो एसिड होगा। लेकिन अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तब उसको हम लोग बेस बोलेंगे, यानी क्षार बोलेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड। ये सब के सब क्या हैं, इसमें दिख रहा है आपको, कैल्शियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीज, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। ये सब के सब क्या हैं, मेटल हैं। ठीक है, ये S और D ब्लॉक से लिए गए ऐसे एटम हैं जो क्या है, मेटल हैं। सॉरी, एटम नहीं, ये क्या बोलेंगे इनको, मेटल। तो मेटल, तो सर क्या मेटल जो होते हैं वो एटम नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम वहाँ की बात नहीं लेके चलेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। मैंने एटम बोला और एटम ही क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट ही तीन प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेरी बात यहाँ पे ये चल रही है कि भैया जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, यानी धातुओं के साथ क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन, तो वो क्षार हो जाता है। और यहाँ पे ये सब के सब उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। उसी तरीके से हम लोगों ने ये भी समझा था कि बहुत सारे खाद्य पदार्थों, क्योंकि शुरुआत में एसिड कहाँ पाया जाता था, खाने वाले पदार्थों के अंदर, तो खाद्य पदार्थ या अन्य चीज़ों में पाया जाने वाला एसिड, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एसिटिक एसिड, सिरके में पाया जाता है।
C4H6O6 टार्टरिक एसिड है जो इमली और अंगूर में पाया जाता है। और इन एसिड्स के कारण ही, इन एसिड के कारण ही सिरके का, मतलब जैसे एसिटिक एसिड है तो इसके कारण सिरके का रंग, सिरके का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। टार्टरिक एसिड के कारण ही इमली और अंगूर भी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इसी तरीके से और भी हमारे पास है, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सेब में भी खट्टापन पाया जाता है तो मैलिक एसिड के कारण। लाल चींटी और मधुमक्खी के अंदर फार्मिक एसिड, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड, दही के अंदर ब्यूट्रिक एसिड, नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड। यहाँ पे ये सिट्रिक एसिड है, थोड़ा बहुत ये पिछले साल का है पीडीएफ, तो बच्चों ने लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। चाय के अंदर टैनिक एसिड, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड है। घास और पत्तियों के अंदर बेंजोइक एसिड, यहाँ पे बेंजोइक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, कुछ हिरर तो होंगे ही होंगे, बच्चे हैं, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे बेंजोइक रहेगा। ओके, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबके अंदर, इन सब के अंदर जो भी आपको नज़र आएगा वो एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, और वो ये है कि ये जो सभी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सब के सब एक एसिड से मिलके बनी है, जिनको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कौन से एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब के अंदर कॉमन है, मिल के बनी होने का मतलब ये सब के सब उसके अंदर पाए जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सर, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है मेनली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं, और उस नामकरण के दौरान ये बताया जाता है कि किस तरीके से हाइड्रोजन कार्बन के साथ जब कोई और ग्रुप जुड़ जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उसके अलावा इनके साथ आके कोई ग्रुप जुड़ जाता है, उस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और ये जो ग्रुप होता है इस कार्बन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का ग्रुप था ये अब इनके द्वारा पहचाना जाएगा, तो उस ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे पहचानते हैं? तो कभी भी अगर C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हो, C डबल बॉन्ड मैंने बोल दिया, C डबल OH जुड़ा हो अगर किसी भी हाइड्रोजन और कार्बन की सीरीज में, जैसे मान लीजिए मेरे पास C2H5 है, C2H5, तो ये C2H5 क्या है आप देख पा रहे हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल है, तो इसका मतलब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब बगल में आके जुड़ गया C डबल OH, ये जुड़ गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है? इस पूरे C2H5 इस हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ा हुआ है? इस हाइड्रोकार्बन में C डबल OH आके जुड़ गया है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और जब ये किसी में जुड़ता है तो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब ये जो C2H5 की प्रॉपर्टी है वो इस C डबल OH के अनुसार चलेगी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे? कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे सर? कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को कहते हैं जिसमें मेनली कौन होता है? कार्बन पाया जाता है और उसके साथ उसका दोस्त हाइड्रोजन। तो मेनली कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें मेन कौन होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये अगर हैं तो ये कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा मेनली कोई इनके साथ आके जुड़ रहा है, यानी कार्बन हाइड्रोजन का कोई पदार्थ है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई यौगिक बना हुआ है, कोई पदार्थ बना हुआ है, इसके साथ आके कोई जुड़ रहा है और वो पूरा का पूरा एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और ये जो ग्रुप होता है पहले ये लोग जैसे रहते हैं उनके रहन सहन को बदल देता है, इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसी में ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, इनमें से एक है C डबल OH। अगर हम C डबल OH की बात करें तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मेनली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है CH3 CH3 मेथिल है,
अभी आपको नामकरण तो नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं प्रयास करूँगा आपको सिखाने के लिए। और इसके साथ COOH जुड़ गया। अब ये क्या बन गया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। बस सिंपल यही काम है, ठीक है, समझना है। ओके, ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास C2H5 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ गया, COOH जुड़ गया। क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। और जहाँ पे ये जुड़ेगा उस पदार्थ को कैसा बना देगा, उस पदार्थ को एसिडिक बना देगा, एसिड नेचर का बना देगा। यानी मान लो मेरा यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे C2H6 है, C2H6, इस C2H6 का नेचर कुछ और है, इस C2H6 का नेचर कुछ और है, मतलब इसका नेचर एसिडिक नहीं है। मैं सीधी बात चल रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये खट्टा नहीं है, ये अम्लीय नहीं है अभी, लेकिन क्या होता है अचानक से इसके साथ क्या जुड़ जाता है, COOH। अचानक से, अरे मतलब जुड़ गया, तो इस C2H6 में क्या जुड़ गया, COOH जुड़ गया। तो अब जुड़ जाएगा तो कैसा दिखेगा ये, तो कुछ ऐसा दिखेगा, C2H5COOH। अब C2H5 और COOH मिलके क्या बना देगा, इस पूरे अब जो कंपाउंड बना है, क्योंकि ये जुड़ गया है, इसके जुड़ने से पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड हो गया वो अम्लीय हो गया, खट्टा हो गया। यही समझा रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो अब आपके मन में दूसरा प्रश्न उठेगा कि सर अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है COOH, यहाँ पे तो C4H6O5 दिख रहा है। एक्चुअल में ये एक कंडेंस्ड फॉर्मूला है, कंडेंस्ड या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने ये लिखा C2H5COOH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 2 पहले थे और 1, 3 हो गया, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख दूंगा। 5 यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और मिलके 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो ये हो गया आपका C3H6O2। तो मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, समझ पा रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने इसको एकदम मोड़ के सीधा यही बताया कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है, ठीक है। अदरवाइज जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, मतलब इसको एक्सपेंड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर COOH प्रेजेंट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। तो अगर कभी भी क्या जुड़ा हुआ है, सर अगर COOH जुड़ा हुआ है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका मतलब वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब इनका नामकरण कैसे करोगे, कैसे इनको बुलाओगे, कैसे पुकारोगे, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है, ठीक है। सबसे बेसिक पॉइंट क्या होता है, ये होता है। आप कैसे पहचानोगे, तो हमेशा ध्यान देना, हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उसके आधार पर उनका नामकरण होता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें केवल 1 कार्बन प्रेजेंट है तो उसे मेथ कहेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। ये हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने जस्ट बताया ना कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उस आधार पे हम बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा C2H5COOH। अब मैं इसका नामकरण करना सिखा रहा हूँ कि अगर COOH रहेगा तो कैसे आप नाम दोगे इसको। तो कितने कार्बन एटम है, तो सर 2 है, नहीं 2 और यहाँ पे 1 लेके टोटल कितने हो गए, 3, तो C3 हो गया। 3 कार्बन, इसका मतलब आपको तुरंत क्या लिख देना है, प्रोप। क्या लिखोगे आप, प्रोप। और जब भी COOH जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके साथ केवल और केवल आप क्या जोड़ दो, ओइक अम्ल, बस। तो क्या करना है, प्रोप के साथ इसको आपको जोड़ देना है। तो प्रोप के साथ अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ओइक अम्ल। लेकिन याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना, जब भी COOH जुड़ा होगा तो यहाँ पे हमको ये जोड़ना है। तो उसके साथ साथ पहली चीज आप पकड़ो कि 3 कार्बन है, आपने क्या लिख दिया, प्रोप। और एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है इसमें, क्या सर, क्या
तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो यहाँ पे लिखा गया है कार्बन, मतलब यहाँ पे जो कार्बन है उन कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ कैसी बॉन्डिंग किया हुआ है। जैसे यहाँ पे C है तो एक दूसरा C आएगा, मतलब 2 C है। तो अगर C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब तो इस प्रूफ के साथ हम N जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? N। ध्यान देंगे, इस प्रूफ में क्या जोड़ेंगे? N। तब जाके उसमें ओइक एसिड डालेंगे। अगर इस कार्बन और कार्बन के बीच में, मतलब कई सारे कार्बन कार्बन एटम में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब हम जोड़ेंगे ईन। क्या जोड़ेंगे? ईन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये रहा कार्बन और इसके बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल, तो उस कंडीशन में हम क्या जोड़ते हैं? आइन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आपको पुनः इसको पढ़ना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ेंगे। जैसा आप सबको पता है कार्बन अपने स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ध्यान से समझना कैसा दिख रहा है और कैसे हम पहचानेंगे। चलो इसको भी मैं बता देता हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि एन जोड़ना है कि इन जोड़ना है कि आइन जोड़ना है। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है C3H6, C3H6, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ठीक है, अब C3H6 दिया है तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है डबल बॉन्डेड वाला है। मतलब यहाँ पे जो भी कार्बन होंगे, इन तीनों कार्बन में क्या होगा स्थिति कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, ऐसे कैसे आप बताइए? चलिए मैं इसको एक्सपेंड करके आपको समझाता हूँ। तो ये 1 2 3 कार्बन रख लिया, सबके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब एक कार्बन को कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? 4। चलो पीछे से करते आओ। इसके पास 1 हो चुका है, 3 और चाहिए, तो इसको 3 ठो मैंने हाइड्रोजन दे दिया, बिल्कुल हो गया इसका कंप्लीट। अब इसके पास आओ, इसके पास 1 2 तो है, इसके पास 2 की और जरूरत है तो 2 दे दिया, इसको दे दिया, बिल्कुल ठीक। अब इसके पास आओ, इसके पास 1 है केवल, अभी इसको 3 चाहिए, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6 थे, 3 और 2 5 मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब मेरे पास केवल 1 बचा है, तो मैं इसको केवल 1 दे सकता हूँ। यानी इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बेचारा अनकम्प्लीटेड है, इसके पास 1 और 2 हुआ, इसको चाहिए टोटल 4। तो ये क्या करेगा? इस वाले से, मतलब इस वाले से ये कहेगा कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला इस वाले से डबल बॉन्ड बनाने के लिए बोलेगा, लेकिन ये कहेगा मेरा तो कंप्लीट है। फिर भी कहेगा चलो ठीक है, मैं अपना एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ यहाँ से, चलो तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड बना लिया। तो डबल बॉन्ड बना दिया, तो अब क्या हो गया इसके पास? देखो इसके पास कितना हो गया? इसके पास 1 2 3 4, इसका तो 4 कंप्लीटेड है, लेकिन इसका देखा जाए तो 1 2 3 हुआ, और ये हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है क्योंकि इसने छोड़ दिया है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके लटक गया। अब इसका कंप्लीट 1 2 3 4, और इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4, इसका भी 4, कंप्लीट हो गया ना। लेकिन ध्यान से देखो, तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो डबल बॉन्ड है। इस कंडीशन में जब भी मैं इसका नाम लिखूंगा, अगर मैं इसका नामकरण करूं तो क्या करूंगा? 3 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? मैं प्रोप लिखूंगा, PROP, प्रोप लिख दिया। डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल डबल बॉन्डेड है, तो इस कंडीशन में क्या जोड़ूंगा? ईन, EN, याद रखना, ठीक है ना, प्रोपीन। इसका नामकरण हो गया। तो इस तरीके से हम नामकरण करेंगे। तो सर क्या ऐसे तो हम लोग बार बार मतलब ओपन करके एक्सपेंड करेंगे तब तो पहचानेंगे? नहीं, मैं एकदम सिंपल आइडिया बताता हूँ आपको क्या करना है। ये तो मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया। देखो यहाँ पे जैसे C2H6 है, C2H6, तो कितने कार्बन है? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अगर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, 2 गुने से, याद कर लो एकदम आसानी से समझ लेना, 2 गुने से 2 अधिक, 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन हो, तो अगर 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एल्केन सीरीज से आया हुआ है। अब एल्केन क्या है तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये एल्केन है, एल्केन मतलब हमको इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम में, जैसे कितने हैं इसमें? 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2 के लिए लिखेंगे एथ, तो वहाँ पे हमको जोड़ना है N। क्या जोड़ना है?
N जोड़ना है, याद रखेंगे। क्या जोड़ना है? N जोड़ना है। क्लियर है? N जोड़ना है। कब? जब हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक हो। ठीक है, बिल्कुल, पहली बात। इसी तरीके से दूसरा देख लो। ऐसे मेरे पास आ गया C2H4, C2H4। अब इसमें क्या है, जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या स्थिति है कि 2 गुना हाइड्रोजन है। तो अगर 2 गुना हाइड्रोजन है तो उस कंडीशन में समझ लो ये किस परिवार से आया हुआ है? ये है परिवार एल्कीन का। और एल्कीन मतलब जो भी नंबर, मतलब रूट वर्ड है, ध्यान देना, रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन आइटम है उसके लिए हम लोग लिखते हैं ना रूट वर्ड। अभी जस्ट मैंने बताया, एक है तो मेथ, दो है तो एथ। तो उस रूट वर्ड में आपको क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इन। हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में आपको ऐसे, मतलब ई यानी ऐसे ही। एन के लिए मैंने नहीं बताया, एन के लिए हिंदी में तो आपने देखा ही, इंग्लिश में हमको ए एन ई जोड़ देना है। ठीक है, चलिए ये भी आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट पे आइए और हम इसके लिए देखते हैं मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, कैसे है सर? C2H2, C2H2। तो जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है? नहीं, हमेशा याद रखिएगा, जितना कार्बन, या सीधा सीधा मैं बोल दूं कि 2 गुना करो उसका, किसका? कार्बन का। कार्बन जितना है उसका 2 गुना करो, और 2 गुना से 2 कम हो, 2 गुना से 2 कम। अगर 2 गुना से 2 कम मिल रहा है तो इस कंडीशन में ये कौन सी सीरीज से लिया गया है? एल्काइन। किससे लिया गया है? एल्काइन। और अगर ये एल्काइन है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट करके रखेंगे। एल्काइन है तब उस कंडीशन में हम लोग रूट वर्ड के साथ क्या जोड़ देंगे भाई? आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइन। आइन यानी इंग्लिश में बोलेंगे YNE। आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब हम देखते हैं, ये सब बातें नोट कर लीजिए और फटाफट नामकरण करते हैं हम कई लोगों का। जैसे मेरे पास आ गया C3H6। चलिए बताइए क्या होगा इसका नाम? तो C3H6 से तो 3 कार्बन है सर, और हाइड्रोजन कितना है? 6। कार्बन कितना? 3। हाइड्रोजन कितना? 6। यानी सर 2 गुना है, और 2 गुना है इसका मतलब एल्कीन है। 2 गुना है इसका मतलब क्या होगा? ये एल्कीन। देखिए आप नोट कर लेंगे, नोट करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 2 गुना है तो 2 गुना हाइड्रोजन है तो इसका मतलब एल्कीन है। एल्कीन है तो इसका नामकरण क्या होगा? 3 है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोप। और अगर ये एल्कीन होता है तो इसके लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। तो इन, अब ऐसा मत करिएगा कि ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे आप क्या करिए कि यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए प्रोप इन। ऐसा नहीं करते हैं, प्रोप इन है। ई है तो इसका मतलब मात्रा लगेगी, बिल्कुल लगेगी, और बड़ी ई की मात्रा लगा दो फिर इन, तो ये हो गया प्रोपिन। ऐसे नाम लिखो इंग्लिश में तो प्रोप हो गया और इसके साथ ई एन ई जोड़ देना है, बस प्रोपिन, खत्म, नामकरण हो गया इसका। ऐसे ही और देख लो, जैसे मेरे पास C4H10 आ गया। C4H10 इसका नामकरण करके बताओ क्या है ये? इसका नामकरण कैसे होगा? कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने? 10। सर ये तो 2 गुने से हाइड्रोजन 2 अधिक है, मतलब 4 दूना 8, 2 10। यहाँ पे तो 2 गुने से 2 अधिक है ना, इसका मतलब क्या है? ये एल्केन सीरीज से आ रहा है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? 4 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब ब्यूट में क्या जोड़ना होता है भाई? एन। तो फिर से वही काम, एन है, ए है तो एक ही मात्रा लगाओ, तो एक ही मात्रा फिर न, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एन का मतलब ऐसे एन जोड़ना है ना, तो एन मतलब एक ही मात्रा फिर न। इंग्लिश में लिखो तो ब्यूट हो गया और इसमें ए एन ई जोड़ दो, खत्म, गेम ओवर। ऐसे ही और देख लो, और कौन सा सर? जैसे मेरे पास आ गया C3 और यहाँ पे C3 और यहाँ पे आप ले लीजिए 4, C3H4 ये ले लीजिए। C3H4 है तो क्या है? 2 गुने, मतलब 3 है कार्बन और इसका 2 गुना करूंगा 6 होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। इसका मतलब 2 गुने से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम है तो इसका मतलब ये तो एल्काइन हो गया। इसका नामकरण कैसे करूंगा मैं? तो 3 कार्बन है, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? प्रोप यूज करूंगा, प्रोप हो गया। और आइन जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना होता है? आइन। तो आइन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? आ की मात्रा, पहला वाला शब्द आ की मात्रा। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला ई इसी में लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, शुरुआत वाला शब्द ही केवल जोड़ता है। फिर इन, प्रोपाइन। इंग्लिश में लिखो तो प्रोप हो गया और इसमें वाई एन ई, खत्म, गेम ओवर। तो इस तरीके से आपको नामकरण करना है। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कर लेते हैं। तो अब मेरे पास आ गया है C2H5, C2H5 अब आपके मन में आएगा सर इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है? ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे आप इसको पकड़ो, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। अगर नॉर्मली आप देखोगे ओवरऑल लेके चलोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज आपको हमेशा इसको देखना होता है, इनको नहीं देखना होता। 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 5। सर यहाँ पे तो स्थिति ऐसी चल रही है कि 2 मतलब हाइड्रोजन जो है वो 2 गुने से 1 अधिक है, 2 अधिक नहीं, क्योंकि कार्बन मतलब 2 मतलब 4, मतलब 2 गुना करूंगा तो 4, और 4 और हाइड्रोजन कितना है? 5, यानी 1 ही अधिक है। 2 अधिक होता तो सर एल्केन वाला होता, अब 1 अधिक है तो क्या हुआ? इसको हम एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। किस ग्रुप से? एल्किल ग्रुप। और कभी भी टेंशन नहीं लिया जाता है क्योंकि एल्किल ग्रुप एल्केन से बना होता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी अगर 2 गुने से 2 गुने से प्लस 1 हो हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो एल्केन है, क्योंकि वो एल्केन से ही मिलके बना होता है, यानी सिंगल बॉन्ड है। सिंपल कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा और आराम से इसका नामकरण एल्केन के माफिक करिएगा। चलिए करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा हमेशा कि अगर 2 गुने से 1 अधिक है तो भी वो एल्केन में है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। चलिए अब इसका नामकरण करें। तो अगर मैं देखूं तो कितने कार्बन है? 2, यहाँ पे 3 कार्बन है, यानी C3 है। C3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोप। इसीलिए मैं पहले आपको यही क्वेश्चन करवाया जहाँ पे मैंने बताया प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रोप हो गया। अब मुझे पता है कि सिंगल बॉन्डेड वाले हैं, इसलिए N जोड़ूंगा। N मतलब प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। अब COOH के लिए मैंने जस्ट बताया था ओइक एसिड जोड़ना है, तो प्रोपेन में ओइक, तो O की मात्रा, फिर ई क, तो प्रोपेनोइक अम्ल, खत्म। प्रोपेनोइक अम्ल, इंग्लिश में इसी को लिख लो। प्रोप हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो N हो गया, और N के लिए एसिड डालूंगा, फिर ओइक एसिड, तो ओइक एसिड ये डाल दूंगा। बिल्कुल हो गया नामकरण, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे 2 वॉवेल एक साथ नहीं ले सकते आप। देखिए जैसे ये एक शब्द खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, तो एक खत्म हुआ है तो वॉवेल पे खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ है तो वॉवेल पे हुआ है, तो दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। तो जो पहला वाला उसको हटा देंगे, यानी सिर्फ ये लिखेंगे PROPANOIC। ऐसे ही एक और देख लीजिए तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पास यहाँ पे है C5H11COOH। अब इसका नामकरण करना है, कैसे करेंगे? तो दिख रहा है 5 दूना 10 होता है, लेकिन यहाँ पे 11 यानी 1 अधिक है, तो इस कंडीशन में ये सिंगल बॉन्डेड वाला है। चलिए अब नामकरण करें तो 5 और यहाँ पे एक कार्बन, टोटल कितना हो गया? 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं, हेक्स। और उस कंडीशन में हमको पता है सब सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए हम बगल में क्या जोड़ देंगे? N जोड़ देंगे। और ये भी दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप COOH यानी ओइक एसिड वाला है, तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे? ओइक एसिड। लेकिन हमें पता है, जस्ट हमने सीखा है कि एक शब्द खत्म हुआ और दूसरा शब्द चालू हुआ, और जो खत्म हुआ है वो वॉवेल पे खत्म हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वॉवेल पे खत्म हुआ है और ये फिर वॉवेल से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पूरा पोर्शन लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से नामकरण करते हैं, और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है तो मेथेन और ओइक, तो मेथेनोइक अम्ल हो गया। यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, सॉरी 1 2, तो एथेनोइक अम्ल हो गया। यहाँ पे C2H5COOH है तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। C3H7COOH है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। यही चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आई होप ये सब भी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि जो बेस होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे भी देखा कि बेस एक तो मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा? बेस बन जाएगा, और दूसरा अगर OH जुड़ा है तो भी वो क्या होगा? बेस होगा। जैसे LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और Al2OH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अगर मैं मोटी मोटा बातें कर लूँ तो एसिड मतलब 3 बातें हम लोगों ने समझ ली।
पहला हाइड्रोजन हो, दूसरा नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जुड़ा हो, तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या जुड़ा हो, COOH। ठीक है, तो 3 अगर चीजें आपको नजर आ रही हैं तो क्या है, एसिड है। ठीक है ना, हाइड्रोजन जुड़ा होगा किसी पदार्थ के अंदर तो वो क्या होगा, एसिड होगा। नॉन मेटल के साथ, देखो हाइड्रोजन जुड़े होने का मतलब पानी के अंदर डालूं तो हाइड्रोजन आयन दे पाए। ठीक, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो भी वो एसिड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित हो तो भी वो एसिड होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस वाले में हम लोगों ने ये समझ लिया, क्या समझ लिया कि बेस हम उसको कहेंगे जिसमें एक तो मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ पदार्थ है, यानी अगर मेटल है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो भी वो बेस है। और दूसरा अगर मेटल है, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, अगर उसको पानी में डालूं कोई भी पदार्थ हो और वो हमको OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे। ओके, तो 2 तरीके हैं बेस को समझने के, और ये सब बातें हम लोगों ने पीछे जो भी पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पे ये देखा है। अब आते हैं कुछ नई बातों को समझते हैं। जैसे कुछ एसिड्स हैं, अभी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी है और इनको जानना भी जरूरी है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्योंकि मान लीजिए वो सब नॉर्मल नेम थे, अब कुछ अच्छे अच्छे नाम आएंगे जिनको जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला हमारे पास आ रहा है एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, जो सिरके के अंदर पाया जाता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जितने भी नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HbRO3 ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड HiO3, तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडिक एसिड। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे और कुछ बातें भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझेंगे। जैसे देखिए, यदि इन सभी में ये जो समझा गया, देखिए एक स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने जो समझा अपने भाषा में लिखा, क्योंकि मैंने उनको हमेशा यही सिखाया और मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि जो आपको समझ में आता है आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे मैं जो जो बातें बता रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले लिखा है कि यदि इन सभी में एक एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए, एक एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए तो इक से पर लास्ट में इक आएगा। अब ये क्या मतलब है, ये क्या सर अर्थ है, तो चलिए समझते हैं। गेम स्टार्ट होगा यहाँ से, जैसे कि इसको छोड़ दिया जाए, इन सभी लोगों को आपने जो देखा, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड, सब में देखा। इसको छोड़ के सब में एक एक और ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। अब देखिए H2CO4 हो गया, H2CO3 था, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि पर लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा आगे, पर कार्बोनिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। क्या किया गया, केवल एक एक ऑक्सीजन को बढ़ा दिया गया। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हमने एक एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो इक से पर हो जाएगा आगे, और लास्ट में इक आएगा ही आएगा। इक तो पहले भी था, इक अभी भी रहेगा, लेकिन आगे अब क्या जुड़ जाएगा, पर, और लास्ट में इक ही रहेगा। इक मतलब कार्बनिक, तो कार्बनिक। ठीक है, आई होप ये कहानी आपको यहाँ से समझ में आ रही है। जैसे H2CO3 को आप कार्बनिक एसिड बोल रहे हो, मैंने बस क्या किया कि H2CO4 लिख दिया। अब H2CO4 में एक ऑक्सीजन की मात्रा आपने बढ़ा दी, तो उस कंडीशन में मैं बस इसी के आगे जो कार्बनिक एसिड है, इस कार्बनिक एसिड के आगे भी क्या कर दूंगा, पर लगा दूंगा। ठीक है, यानी अगर ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको आगे क्या लगाना है, पर लगाना है। ठीक है ना, जब ये स्थिति हो। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब अगले पे आते हैं, अगले वाले कंडीशन को पकड़ना। जैसे यदि इक वाले में से एक एक ऑक्सीजन कम कर दो तो वो अस में चला जाएगा। अब देखो कहानी सब इसी में चलेगी। अभी इसमें बढ़ाया तो आगे पर लगाना पड़ा, लेकिन अगर घटा दिया तब, यानी H2CO3 है
तो H2CO2 हो गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा, ध्यान देना, तब वही बोल रहा है वो कि इक नहीं रहेगा, तब अस हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? अस। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो H2CO2 है, अब कार्बोनस एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। एक एक घटाओगे तो इक से अस हो जाएगा। इक कहाँ है सर? ये लास्ट में जो इक लगा है ना, देख रहा होगा आपको, ये जो इक लगा है, इक, इस इक को हटा के हम क्या बोलेंगे? OUS, अस, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और क्लोरस एसिड हो जाएगा, फिर ब्रोमस एसिड और आयोडस एसिड। और अगर OUS वाला बनाने के लिए इक वाले में से इक को हटा, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है अभी आपको और समझा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये आपने बनाया, ये आपने क्या किया? ये आपने बनाया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि आपने एक कम किया तो आपका किस में आ गया? OUS में आ गया। अब OUS वाले में से यदि एक ऑक्सीजन और कम कर दे तो क्या बन जाएगा? हाइपो बन जाता है, ठीक है। और लास्ट में OUS ही रहता है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बन गया? ये हाइपो नाइट्रस एसिड, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो क्लोरस एसिड, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक ही लेता हूँ, एक ही स्लाइड से पूरी बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मेरे पास HNO3 था, मैं यहाँ से 3 कहानियाँ लिखूंगा। एक सेकेंड, HNO3 अच्छे से समझिएगा। HNO3, ये सब बातें आपको जाननी जरूरी हैं, क्योंकि जनरली यही चीज़ें हमको आगे जाके फंसाती हैं नाम को पकड़ने में। कि कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया या कोई भी कंपाउंड दिया तो उसका नाम हमको कैसे समझना होगा, या कैसे हम लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे, तो ये तरीका है उस समझने का। HNO3 को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। इसी को पकड़ो, काम खत्म। अब मैंने क्या किया? मैंने सिंपल एक काम किया, इस वाले में ऐसे कैटेगरी देखिएगा। सबसे पहला इस वाले में एक बढ़ा दिया, +1। +1 जब मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या बढ़ा रहा हूँ मैं? ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूँ। तो ऑक्सीजन बढ़ा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये HNO4 बन जाएगा। और अगर ये HNO4 बन गया तब हम इसको नाम देंगे पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, ठीक, बिल्कुल सर। अगली बार मैंने क्या किया? देखिए मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसी में से कर रहा हूँ, ठीक है। अगली बार मैंने इसमें से एक घटा दिया, बढ़ा दिया तो पर नाइट्रिक एसिड, घटा दिया तब क्या होगा? तब देखो HNO2 हो जाएगा, और इसको तब हम नाइट्रस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रस एसिड बोलेंगे, नाइट्रस एसिड। और अगर मैंने एक और माइनस कर दिया, इसी में से एक और माइनस कर दिया, मतलब एक माइनस पहले किया ही था, या यहाँ से ये देख लो, मैं इसमें से अस वाले में से, जो पहले अस में था, अब उसमें से एक और माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा? HNO बन जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपो, क्या बोल देंगे? हाइपो नाइट्रस एसिड। बस यही समझना था आपको, ठीक है। हाइपो नाइट्रस एसिड बढ़ाओगे, यानी ये मान लो उसका क्या है? ये इसका बेस है। इस बेस से यदि बढ़ाओगे, याद रखना कोई भी कंपाउंड है अगर उसके बेस से बढ़ाओगे तब उस कंडीशन में उसके आगे क्या लगाना है? आपको पर लगाना है। बाकी जैसे वो है उसको ऐसे ही रहने देना है। अगर घटाओगे तो उसको कन्वर्ट कर देना। अगर ईक लगा है तो ईक हटा के क्या डाल देना है? अस डाल देना है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या डाल देना है? अस डाल देना है। ओके, बिल्कुल। और अगर उसके अस वाले में से भी एक घटा रहे हो तब उस कंडीशन में उसके आगे हाइपो लगा देना है। बस इतना करना है। ये सब छोटी बातें हैं, जरूरी बातें हैं। जनरल या बेस से बढ़ाओगे ऑक्सीजन को तो पर लगाओगे, घटाओगे तो अस लगाओगे, और अगर अस वाले में से भी एक घटाओगे तो हाइपो लगा दोगे। हाइपो मतलब कम हो जाना होता है, क्योंकि आप जानते हो दो चीजें, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब का क्या होता है? कम, और हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। तो हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। तो इस तरीके से ये बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम इस बात को कैसे कह पा रहे हैं। तो एक बात और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है कि
ये तो मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने जो समझा। अब एक बात और याद रखो कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक तो धनायन और एक तो ऋणायन। आपने केमिकल इक्वेशन के दौरान ये बातें बड़े अच्छे से समझी होंगी। जैसे आप हमेशा देख रहे होंगे कि हम लोग H2O पकड़ते हैं और H2O को ब्रेक डाउन कर देते हैं, एक को बोलते हैं ये H+ है और दूसरा H- है। तो क्या हुआ यहाँ पे? बिल्कुल सर, नजर आ रहा है। H2O क्या था? एक कंपाउंड था, लेकिन ये क्या हुआ? दो चीजों में टूट गया, मतलब दो अलग अलग प्रकारों में टूट गया। तो एक प्रकार इसका क्या कहलाएगा? धन आयन, और एक ऋण आयन। जिसके ऊपर प्लस दिख रहा है वो धन आयन यानी वो कैटायन है, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज दिख रहा है वो एनायन है। ठीक है, यही बात यहाँ पे आपको समझाई गई है। देख लीजिए यहाँ पे कि भैया जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो दो चीजों में टूटता है, दो प्रकार में टूटता है, एक है धनायन और दूसरा है ऋणायन। ओके, अब ध्यान देंगे इस बात को, बहुत जरूरी है समझना। क्या जरूरी है समझना? इसको समझिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए लिखा है पहली बात कि कैटायन में टूटता है और ऋणायन में। देखिए जब कोई पदार्थ टूटता है धनायन में तो उसमें जनरली क्या लगा होगा? या तो अम, या तो AuM, या तो AuN। जबकि ऋणायन में अगर कोई टूटता है या तो एट, या तो आइट, या तो आइड में टूटता है। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल लिया है HNO4। HNO4 ये गलत है, सॉरी ये गलत हो गया है। एक सेकंड मैं इसको सही करूं पहले, ये गलत यहाँ पे एग्जांपल डाल दिया गया है। एक सेकंड रुकेंगे। एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। देखिए ये यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे है NH4OH। ठीक है, अब क्या अर्थ है इसका, इसको समझ लो। देखो NH4OH है, NH4OH है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो यार, अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के चक्कर में मत पड़ो। सिंपल समझो, कोई भी कंपाउंड है तो वो दो तरीके से टूटेगा, दो प्रकार से टूटेगा। एक तो उसका प्लस वाला, एक तो उसका माइनस वाला। तो ऐसे ये भी टूटेगा तो इसका एक प्लस बनेगा, NH4+ और OH- बनेगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा अमोनियम आयन। क्या बोलूंगा? अमोनियम आयन। अमोनियम बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा हाइड्रोक्साइड। और यही बात उसने बोली है कि अगर कोई भी कैटायन या प्लस वाला वो अगर टूट रहा है तो या तो वो अम में टूटेगा या तो AuM में टूटेगा, जबकि हाइड्रोक्साइड वाला या तो आइड में टूटेगा या तो एट में टूटेगा। यही बात उसने बोली थी कि भैया जो माइनस वाला होता है वो IDE में टूटता है, और जो प्लस वाला होता है वो लास्ट में उसके क्या लगा होता है? UM लगा होता है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल यही बात उसने बोली हुई है कि कोई भी अगर टूट रहा है कैटायन तो या तो UM, या तो AuM, या तो OUN में टूटेगा, जबकि कोई ऋणायन है तो ATE, ITE या IDE में टूटेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये भी टूटा हुआ है CH3COOH है, तो एक टूटा हुआ है CH3COO- में और H+ में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसीटेट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। ओके, अब जैसे यहाँ पे इसने बोला कि इक वाला जो होता है एट में जाता है। इक वाला किस में जाएगा? एट में जाएगा। अस वाला किस में जाएगा? आइट में जाता है। अब इसका क्या मतलब है? देखो यार, बहुत कुछ है इस पूरे के अंदर, तो इसलिए बहुत जरूरी है बहुत बारीकी से समझना। अभी आप लोगों ने जस्ट देखा कि HNO3 है, HNO3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक मतलब ये किस में है? इक में है या नहीं? बिल्कुल इक में है ना। तो अगर ये टूट रहा है, अगर ये टूट रहा है, जैसे इसमें टूटा तो एक H+ में गया और दूसरा NO3 पे माइनस चार्ज आ गया, NO3 पे माइनस चार्ज आ गया, टूट गया। तो इसने ये बोला है कि अगर कोई भी इक वाला टूटेगा तो एट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अस वाला टूटेगा तो आइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इक है तो एट में जाने वाला है, और अस है तो आइट में जाने वाला है। बस इतनी बात आपको समझनी है। इक एट में जाएगा, अस आइट में। नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखो कि कैटायन और आयन, क्योंकि आगे जाके आपको केमिकल रिएक्शन जब पढ़ाया गया है तभी आपको ये समझा दिया गया है
ये उन लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो बस आप ये याद रखो कि अगर कोई भी पदार्थ है टूट रहा है तो एक प्लस में जाएगा, दूसरा किस में जाएगा, माइनस में। ई के तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को शुरुआत में बेसिक समझाने के लिए किया था, ये यहाँ की बातें नहीं है, फिर भी जरूरी है इसलिए मैंने बता दी। ऊपर जो बात बताई गई वो ज़्यादा जरूरी थी तो उसको नोट करके एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, इंडिकेटर्स पे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं जनरली, इनको देखते हैं हम लोग। देखिए इंडिकेटर्स यानी सूचक। तो सूचक किसको कहते हैं, तो यह एक ऐसा स्पेशल केमिकल है जो किसी अन्य रसायन के संपर्क में आने से अपना स्मेल या कलर चेंज कर लेता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल, एक तो आर्टिफिशियल। इंडिकेटर्स का मेनली काम क्या होता है, इंडिकेट करना, सूचना देना भाई। यह एक प्रकार का क्या है, केमिकल है, रसायन है, जो किसी दूसरे पदार्थ के संपर्क में आएगा अगर, यानी कोई और केमिकल इसके संपर्क में या कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने स्मेल को यानी अपने गंध को और अपने कलर को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। बस इतनी बात यहाँ पे समझाई गई है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो हमने नहीं बनाया, भगवान ने हमको ऑलरेडी दे दिए हैं, और आर्टिफिशियल मतलब जिनको हमने बनाया हुआ है। अब देखिए कई सारे इंडिकेटर्स हैं, सूचक है। अच्छा इनका हम यूज क्या करेंगे, तो इनका यूज करेंगे हम लोग एसिड और बेस को पहचानने के लिए। जैसे आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट बॉयल जो 1661 में आते हैं तो उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने कैबेज लिया था, है ना, कैबेज का जूस। वो कैबेज का जूस क्या था, वो एक्चुअल में ये बता रहा था कि एसिड है कि बेस है। अगर वो एसिड होता था तो जो उसका जूस होता था वो क्या हो जाता था, रेड हो जाता था, और अगर बेस था तो क्या हो जाता था, ब्लू हो जाता था, बस कैसे पहचाना गया, कैबेज के जूस से। और ये क्या है, यही एक तो इंडिकेटर है, इसी को इंडिकेटर कहते हैं, जो इंडिकेट कर रहा होगा कि ये एसिड है कि बेस। अब इस कंडीशन में आप देखोगे तो कई सारे हमारे पास इंडिकेटर आएंगे। जैसे हमारे पास लिटमस पेपर आएगा, ओनियन यानी प्याज आएगा, वैनिला आएगा, मेथिल ऑरेंज आएगा, फिनाफ्थलीन आएगा, ठीक है। अब कलर के बिहाफ पे देखो कौन कौन से काम करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो क्या करेंगे, कलर के बिहाफ पे काम करेंगे। कलर मतलब अगर इनके पास एसिड आएगा तो ये अपने कलर को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है लिटमस पेपर, इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो 1300 एसी या सीधा सीधा बोला जाए तो शुरुआती दौर में अगर मैं बोलूँ तो लिटमस पेपर बहुत ही यूजफुल था। क्या, कौन बनाया था, तो आपको याद होगा अगर, तो एर्नोल्ड डी विलानोवा नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। ये मेनली क्या होता है, तो लिटमस पेपर जो होता है वो सेलुलोज और लाइकेन का प्लांट आता है, इससे मिलके बना होता है, ठीक है। मेनली क्या होता है कि अगर इस पे एसिड डालोगे तो जो लिटमस पेपर होता है वो नॉर्मली तो क्या होता है, पिंक होता है, ठीक है। तो ये अपने कलर को किस में कन्वर्ट कर लेता है, रेड में, अगर एसिड डालोगे तो। और अगर बेस डालोगे तो ये पिंक से किस में चला जाएगा, ब्लू में चला जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, बेस डालने पे ब्लू हो जाता है। अगर रेड है तो रेड में ही रह जाएगा अगर एसिड डालोगे, अगर रेड है ब्लू हो जा रहा है तो इसका मतलब बेस है वो, ठीक है। तो ये आपने पहले भी समझा है। मेथाइल ऑरेंज क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, तो नॉर्मली नाम से याद रख लो, ऑरेंज कलर का होता है। जब एसिड डालोगे तो पिंकेस्ट रेड हो जाएगा और बेस डालने पे येलो कलर हो जाता है। दैट मीन्स अगर मेथिल ऑरेंज है तो अगर रेड हो जा रहा है, अगर कोई पदार्थ लाके इसके अंदर डाल रहे हो और अगर वो रेड हो जा रहा है, पिंकिस्ट रेड मतलब समझ ही रहे हो, पिंक और रेड का मिक्सचर, तो ऐसा कुछ हो जा रहा है तो फिर मतलब कलर चेंज कर जा रहा है तो एसिड है। अगर कोई पदार्थ डाल रहे हो और वो कलर चेंज नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या है, वो बेस है, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे आओ, यहाँ पे अब आता है फिनाफ्थलीन। तो इसमें क्या, इसका क्या होता है, कलर नहीं होता है, इसमें एसिड डालोगे यदि तो क्या होगा, ये कलरलेस ही रहता है, यानी अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेके आता। लेकिन अगर बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तब ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कलर डालोगे मतलब अगर आपने इसके अंदर एसिड डाला तो कलरलेस रह गया और बेस डाला तो पिंक। स्मेल के आधार पे कि जो एसिड और बेस के आने से अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं, तो जैसे ओनियन के जूस में जब एसिड डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा, लेकिन बेस डालने पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा ऐसे समझना ध्यान से। ओनियन के जूस में, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकली इन्होंने लिख दिया है, साफ साफ नहीं लिखा इसलिए दिक्कत हो रही है। तो ओनियन के जूस में जब आप एसिड डालोगे तो जो स्मेल है, जैसे पहले जो ओनियन की स्मेल थी वो सेम स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वही स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। बेस डालोगे तो जो स्मेल आ भी रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। सीधा मतलब ये है, ओनियन में अगर आपने एसिड डाला
तो एसिड डालने से क्या होगा कि जो स्मेल है वो थोड़ी सी और इंक्रीज कर जाएगी। किसकी? ओनियन की, प्याज की जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, वो और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपने क्या डाला है? एसिड डाला है। और अगर आपने बेस डाल दिया तो जो ओनियन का स्मेल था वो भी क्या हो जाएगा? खत्म, तो कोई स्मेल नहीं आएगी। तो आप पहचान लोगे कि वो क्या है? बेस है। फिर वेनिला, वेनिला क्या होता है? इसमें यदि एसिड डालेंगे तो वेनिला का स्मेल जो है आएगा, मतलब जो स्मेल जैसे सेम टू सेम ओनियन का चल रहा है, ठीक है ना। तो ओनियन में जैसे एसिड डाल रहे थे तो ओनियन की स्मेल आ रही थी, बेस डाल रहे थे तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी। वैसे वेनिला के अंदर एसिड डालोगे तो वेनिला की स्मेल आएगी, और अगर बेस डालोगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी। अब आई थिंक आपने इंडिकेटर्स भी देख लिए। इंडिकेटर्स मैं आपको यहाँ पे 3 दिखा दे, फिर से यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कौन कौन से इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। इंडिकेटर मतलब सूचक क्या होता है, मैंने लिख के दे दिया। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने देखा लिटमस पेपर, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा? तो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने फिनाफ्थलीन देखा। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? ये तीनों के तीनों कलर चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, कलर वाले होते हैं। जबकि दो जो हैं, जैसे कि पहला नंबर पे ओनियन हो गया और दूसरे नंबर पे वेनिला हो गया, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? स्मेल चेंज करेंगे, याद रखेंगे, स्मेल वाले हैं ये, ठीक है। इन बातों को याद रख लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग मेन पोर्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिएक्शन मतलब सर एसिड और बेस का अब हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी। जैसे अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे, तो एसिड का रिएक्शन यदि हम मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और कुछ हीट निकलेगी। जैसे HCl का अगर हम सोडियम के साथ कराएं तो क्या बन जाएगा? NaCl और H2। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन आ गया, साल्ट क्या होगा? बस सिंपल पहचान लेना, उसमें H नज़र ना आए, मेनली H समझो साल्ट। अभी H वाला भी हम तुमको देंगे साल्ट, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा साल्ट नहीं देंगे जिसमें H नहीं होगा, H वाला भी देंगे हम साल्ट। मेनली ये समझ के चलो कि साल्ट जो होते हैं ना ही खट्टे होते हैं ना ही कड़वे होते हैं, ठीक है। याद रखो ज़्यादातर अभी फ़िलहाल में आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ना ही H नज़र आएगा ना ही आपको OH नज़र आएगा। तो H और OH नज़र नहीं आ रहा है तो आप क्या पकड़ लेना कि वो क्या है? सॉल्ट है। तो जैसे HCl में देखो H है यानी एसिड है, और इसके साथ मैंने सोडियम यानी मेटल को लिया। सोडियम क्या है? मेटल है। S ब्लॉक में आता है, बिल्कुल। एटॉमिक नंबर 11 है, यस और नो, बिल्कुल। पीरियड नंबर 3 है, यस और नो, बिल्कुल सर। तो HCl के साथ मैंने सोडियम को कराया रिएक्शन, तो क्या हुआ? HCl में H रिप्लेस हो गया, Na यहाँ पे आ गया। अब इसका भी कारण समझो, HCl था, Na था। आप सबको पता है कि सोडियम मोर रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद अपने जगह यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा NaCl। और यहाँ पे क्या हो गया? H बाहर हो गया तो H2 के रूप में बाहर आएगा और कुछ हीट यहाँ से निकल जाएगी, तो ये जो NaCl बना वो क्या हो गया? सॉल्ट। क्या समझ में आया? ये समझ में आ गया कि भैया एसिड का अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कोई भी अम्ल है अगर धातुओं के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि एसिड में से H को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा धातुओं के द्वारा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट। ऐसे ही यहाँ पे और भी रिएक्शन दिए गए हैं। हाँ, ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम किसी मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट तो बनेगा, लेकिन क्या नहीं निकलेगा? तो यहाँ पे H2 नहीं निकलेगा, H2 रिलीज नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। यानी अगर मैंने सभी एसिड में से किस एसिड को चुन लिया? इन सभी में से HNO3 को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसिड का मेटल के साथ कराऊंगा तो साल्ट मिलेगा, H2 गैस रिलीज होगी और हीट रिलीज होगी, लेकिन नाइट्रिक एसिड की कंडीशन में H2O बनेगा। ओके, बिल्कुल। अब ऐसे ही आते हैं बेस का, अगर हम मेटल के साथ कराते हैं, एसिड का मेटल के साथ करा लिया, अब बेस का मेटल के साथ कराते हैं, यानी क्षार को धातुओं के साथ कराएंगे। तो क्षार को अगर हम धातुओं के साथ कराएं तो बहुत कम ही चांस में होता है, देखिए इसीलिए लिख दिया गया कि रेयर चांस में होता है, बहुत कम चांसेस में होता है। तो क्या बनेगा? तो सर साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए OH मिल रहा है यानी क्षार है, इसके साथ मैंने जिंक का कराया तो क्या बन गया? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही और आगे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल कार्बोनेट, यानी
हमने एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ करा दिया, मेटल कार्बोनेट के साथ करा दिया। अब ये क्या मतलब है सर, ऐसे मेटल जिसमें क्या जुड़ा हुआ हो, CO3, क्या जुड़ा हुआ हो, CO3। मेटल जब भी मैं बोलूँ तो याद रखो, मेटल मतलब S ब्लॉक, D ब्लॉक और P ब्लॉक के कुछ एलिमेंट। तो S ब्लॉक, D ब्लॉक याद रखोगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसे धातुओं के साथ अगर क्या जुड़ा हो, CO3 जुड़ा होगा तो उनको मेटल कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है ना, मेनली याद रखना। ओके, बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई। एसिड का अगर मेटल के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, एसिड का बेस का मेटल के साथ कराऊंगा तो जैसे अभी जस्ट बता दिया कि रेयर चांस में होता है। यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल। ऐसे ही एसिड बेस का अगर मेटल कार्बोनेट के साथ हो रहा है तो अगर एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ होगा तो क्या होगा, पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नमक बनेगा, दैट मीन्स सॉल्ट बनेगा, सिंपल। HCl का NaCO3 के साथ कराया तो H2O, CO2 और NaCl बन गया। सिंपल काम करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से Cl को पकड़ो और Na को पकड़ो, मिला लो बाकी सबको। जैसे यहाँ पे CO2 को CO2 और यहाँ से H2O बना लो, काम खत्म, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे H2SO4 का MgHCO3 के साथ कराया मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, तो उसके साथ जब मैंने कराया किसका, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का, तो H2OCO2 बना दो। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका MgSO4। यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgSO4। यहाँ पे आपको खुद फिल कर लेना है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgSO4। ऐसे यहाँ पे HNO3 FeCO3 आयरन कार्बोनेट, तो क्या होगा, H2O बन गया, CO2 बन गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे बन जाएगा आपका FeNO3। ओके, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। HI है तो HCO3 है तो क्या हो जाएगा, AlI3 बन जाएगा, यहाँ पे AlI का 3, यहाँ पे सिंपल ये कर देना है। और H2O यहाँ पे बाहर है, CO2 बाहर है। HBr KHCO3 है तो KBr बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको रिएक्शंस कर लेना है। आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर मैं मेटल कार्बोनेट के साथ करूँगा, बस इसको पकड़ के रखना, ये लाइन, बाकी आपका नीचे वाला तो इसी को फॉलो कर रहा है। ऐसे बेस का अगर मैं मेटल कार्बोनेट के साथ कराऊँ या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ कराऊँ, मेटल कार्बोनेट, ध्यान देना, मेटल बाई कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का फ़र्क क्या होता है। देखो, अगर कभी भी ऐसे नज़र आ रहा है तुमको, ऐसे देखना, Na2SO4 सॉरी Na2CO3 सॉरी Na2CO3, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ये सब बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बातें हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर यहीं पे Na2 के जगह पे ये कहीं Na हो और बीच में क्या लग गया, H, और अब लिख दिया CO3, तब इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो याद रखना, क्या याद रखना, कि अगर CO3 आ रहा है, CO3, तब तो कार्बोनेट है, क्या बोलूँगा मैं, कार्बोनेट। और अगर HCO3 आ रहा है, HCO3, तब इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट, ठीक है, बाई कार्बोनेट, याद रखना, क्लियर। CO3 पे -2 चार्ज होता है और HCO3 पे -1 चार्ज होता है, ये बातें भी आप याद रखेंगे। CO3 कार्बोनेट, HCO3 तो बाई कार्बोनेट, क्लियर है। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अगर मैं एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करूँगा तो रिएक्शन तो ये बनेगा, लेकिन अगर मैं बेस का मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ करूँगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट आल्सो अ बेस, सो बेस एंड बेस नो रिएक्ट विथ ईच अदर, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट ये भी क्या होते हैं, ये खुद ही क्षार होते हैं, और क्षार का क्षार के साथ रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। ये क्लास आज की लंबी थी लेकिन आई होप आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।